बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जैसा कि मेरा ये व्लॉग जो है रमज़ान प्रेप का बहुत देर से आ रहा है और उसकी वजह यही थी कि बहुत सारे काम होते हैं छोटे बड़े जो आपको रमज़ान से पहले करने होते हैं, और यहाँ पे कनाडा में रहकर तो सारे काम आपको खुद ही करने होते हैं। कोई आपके पास हाउस हेल्प नहीं होती, और उसका अंदाज़ा मुझे अब हो रहा है क्योंकि जब मैं इस लाइफ में आई हूँ ना, तो मुझे पता लग रहा है कि हाँ जी, उसके साथ आपने किचन को भी मेनटेन रखना है, अपने फ्रीज़र को भी मेनटेन रखना है, बच्चों को तो आपने करना ही करना है, साथ के साथ आपने अपने ऊपर भी टाइम देना है। साथ ही साथ अपने आप को आपने जो है दीन के हिसाब से भी स्ट्रॉन्ग रखना है, उस सब की नॉलेज भी आपने लेनी है, बच्चों तक भी आपको ट्रांसफ़र करनी है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में लगते लगते काम का ये हो गया कि मेरी रमज़ान प्रेप थोड़ी डिले हो गई। लेकिन खैर, अब शुरू करते हैं यहाँ पर बग़ैर वक्त को ज़ाय किए हुए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिरयानी का मसाला बनाया। जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। मैंने कहा रमज़ानों में ये चीज़ जो है ये स्किप नहीं होनी चाहिए। होता यही है कि रमज़ानों में हम इतने थक चुके होते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई जो बड़े बड़े मुश्किल काम है ना, वो हम नहीं करते। बस समझ लें कि इफ्तार पे या तो तवक्ल कर रहे होते हैं, या फिर हम अंडा रोटी पे, अंडा पराठों पर सहरी के टाइम पे तवक्ल कर रहे होते हैं। और ये मुझसे तो नहीं होगा, क्योंकि वही बात है, जब आप 1 महीने तक बिरयानी नहीं खाएंगे तो फिर आप सोचेंगे जिसको बहुत पसंद हो, जो डेली खा रहा हो, उसके लिए तो कितना मुश्किल है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने चिकन को मसाला लगा कर रख दिया। मैंने कहा अब इससे होगा क्या कि जब मैं मसाला लगा हुआ होगा ना चिकन में, तो बस आपके लिए सिर्फ चावल उबालने का काम रह जाएगा। तो कोई मुश्किल ही नहीं है। चावल उबालना कितनी सी देर में, जितनी देर में समझें आपका तेल गर्म होता है पकौड़ों के लिए, उतनी देर में आपके चावल उबल जाते हैं। तो बस मैंने कहा कि जिस दिन भी मेरा मूड होगा ना, तो फिर मुझे नियत नहीं करनी पड़ेगी कि भाई बिरयानी का मसाला लगाऊं, करूं, बनाऊं, प्याज काटूं, और सारे कामों से बचने के लिए ना मैंने यही किया कि इसको मैंने बिरयानी को मसाला लगाया, और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा जी, आप बिरयानी के मसाले को आम दिनों में भी लगा के रख सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मैरिनेशन आप जो है चिकन में लगा कर रख सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, आपका आधे से ज़्यादा काम तो हो चुका होता है, और आपकी एनर्जी जो होती है ना, वो ज़ाय नहीं हुई होती। सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी किस चीज़ में ज़ाय होती है? एक तो टमाटर और एक प्याज काटने में। सबसे ज़्यादा तो प्याज काटने में जो है ना आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है इतने। और जब आपको बहुत सारी काटनी हो, फिर तो बस आप समझें एक दिन प्याज काटें तो दूसरे दिन आप काम करें। खैर, ये सब कहने की बातें होती हैं, लेकिन जब आप कर रहे होते हैं ना, तो दोनों काम साथ साथ ही चल रहे होते हैं। चाहे आपकी एनर्जी ख़त्म हो, चाहे आपकी एनर्जी बचे, आपने करना है। तो ये हमारा बिरयानी मसाला तैयार हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे लेबल करूँगी और उसके बाद फ्रीज़र में रख दूँगी। चलें जी, अब हम आ जाते हैं पराठों की तरफ। दरअसल ये जो मेरी प्रेप है ना, ये रमज़ान के इफ्तार में भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, और साथ के साथ सहरी में भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। अब सहरी में यहाँ पर जो टाइम है ना, वो आजकल 5:30 बजे जो है ना, 5:30 5:35 पर फजर हो रही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो तकरीबन 2 घंटे पहले मुझे उठना हुआ करेगा। तो 5:30 से आप पीछे करते हैं तो 3:30 बजे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने पराठे भी बनाने हैं, आपने ऑमलेट्स वगैरह भी बनाने हैं बच्चों को, और अपना पानी जो आपने इनटेक है पानी का, वो भी पूरा करना है। क्योंकि रमज़ान में यहाँ पर कनाडा में रहते हुए प्यास तो लगती नहीं, क्योंकि आजकल जो है ठंड के रोज़े आने, तो इसलिए प्यास का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है। और अगर प्यास नहीं लगती है और हम पानी नहीं पीते, तो इस तरीके से हम अपने आप को बहुत बुरी तरीके से ना डैमेज कर रहे होते हैं। अक्सर लोगों के साथ ये कंप्लेन होती है एज के साथ साथ, कि वो अपनी जो है ना याददाश्त भूल रहे हैं, ये चीज़ें रख रख कर भूलते हैं, और इसको हम कह देते हैं कि भाई ये जो है ना हम जो है एज रिलेटेड चीज़ें नहीं, ये एज रिलेटेड चीज़ें होंगी। 20% जो है एज रिलेटेड है, मगर एज रिलेटेड चीज़ें क्यों हैं, वो 80% पे डिपेंड करता है। यानी कि जब हम बॉडी में हमारे पानी की कमी होती है ना, तो फिर हमारा दिमाग जो होता है वो सूखना शुरू हो जाता है। दिमाग सूखना शुरू हो जाता है, याददाश्त जो है हमारी कम हो जाती है, और उसमें चीज़ें जो होती हैं देर तक जो है सेफ नहीं रह पाती, क्योंकि हमारी बॉडी का 70% पानी जो होता है ना, उसके अंदर आपका जो ब्रेन होता है ना, दिमाग होता है ना, वो एक तरीके से अगर आम लफ्ज़ों में कहा जाए ना, तो उसमें डूबा हुआ होता है। अगर वही नहीं है, पानी ही नहीं है आपकी बॉडी में, तो फिर आप बताएं क्या होगा। तो इसलिए जो है ना, हमें अपनी सेहत का भी साथ के साथ ख्याल रखना है। रमज़ानों में ये नहीं कि हम बिल्कुल खप गए, काम कर करके खप गए, या फिर ये कि रोज़े रख रख कर हमने अपनी एनर्जी को ड्रेन कर लिया। नहीं, हमारे पास एक सहरी का टाइम होता है और एक इफ्तार का टाइम होता है। 2 टाइम हमारे पास होते हैं जिसमें हम अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब इतना भी नहीं है कि पकौड़े शुरू किए तो पकौड़े ही खाए जा रहे हैं इफ्तार से लेकर सहरी तक। नहीं, उसमें भी आपने अपना एक टाइम टेबल सेट करना है। उस टाइम टेबल में आपने क्या करना है कि मगरिब पर आपने जैसे खाना पीना शुरू किया है ना, तो खाने पीने वाला जो डिपार्टमेंट है ना, वो इशा तक रखना है आपने। ठीक है, इशा के बाद सिर्फ आप पानी का इंटेक रखेंगे, क्योंकि पानी हमारी बॉडी को चाहिए। फिर उसके बाद जब आप सहरी के टाइम पे 2 घंटे पहले उठें, जल्दी उठ जाएं थोड़ा सा, क्योंकि आपका पूरे दिन में आपने यही पानी पीना है।
तो फिर आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठ जाएँ, 2 घंटे पहले सहरी से उठते हैं तो 2 घंटे में भी आप पानी पी लेंगे। उस टाइम पर आपने अगर मॉर्निंग वाटर कोई पीना है तो वो आप पी लेंगे। तो सबसे बेहतर तो यही है कि पानी के अंदर 2 चमचे चिया सीड डालिएगा 1 लीटर पानी में, और आप अपने दिमाग के अंदर रखिएगा कि सहरी के टाइम पर आपने वो सब पीना है। उससे वेट लूज़ भी होगा, आपको फुलफिल भी रहेंगे आप, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास नहीं लगेगी रोज़े में। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जिसका अगर हम ख़्याल रखते हैं तो हमारा रोज़ा बहुत प्यारा गुज़रता है। चलिए जी, बहुत सारी टिप्स भी दे दी आपको, बहुत सारे मशवरे भी दे दिए। अब यहाँ पर मैंने सहरी के हिसाब से पराठे कुछ बनाए थे। मैंने कहा वैसे तो ये मैं आपको पहले वाली वीडियोज़ भी मैंने आपको यही बताया है कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने 30 के 30 दिन का खाना बना रहे हैं आप लोग। आप ये इमरजेंसी के लिए चीज़ें बना के सेव कर रहे होते हैं, बीच में आपको लाज़मी ये बनाना पड़ता है। बच्चों की पसंद के हिसाब से, शौहर की पसंद के हिसाब से, आपने अपनी पसंद तो खैर वो तो चली जाती है साइड पर, इस हिसाब से आपने बनाना ही होता है। तो खैर, लेकिन ये उस वक्त का है जैसे सपोज़ आपकी आंख देर से खुली, सुबह फजर के टाइम में थोड़ा सा टाइम रह गया, तो ऐसे में आपने क्या करना है, ये फ्रोज़न पराठे आपके पास होंगे ना, तो फिर आप इसको क्या कहते हैं फ़ौरन से सेकेंगे, मक्खन वगैरह डालेंगे और उसके बाद आपका खाना नाश्ता तैयार है। हाफ फ्राई अंडे बनाएं जल्दी से, ये रात का बचा हुआ जो भी सालन है वो उससे आप खा लेंगे। तो कम से कम आपका बगैर सहरी का रोज़ा नहीं होगा और अनहेल्दी चीज़ें भी आप नहीं खा के रोज़ा रखेंगे। बाज़ लोग होता है कि कुछ भी नहीं है, चलो भाई चिप्स खा रहे हैं, ये बचे हुए पकौड़े हैं सहरी के टाइम पे, वो खा लिए कि जी हमारी इफ्तारी सहरी हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल ये है कि क्या पराठे जो है बाज़ार में बने हुए नहीं मिलते? मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। प्राण के बड़े अच्छे पराठे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सऊदीया में आपको लुलू के पराठे मिल जाएंगे, अलकबीर के मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे पराठे जो होते हैं ना वो मैदे के बने हुए होते हैं, और जो व्हीट के होते हैं वो इतने मज़े के नहीं होते। ठीक है, मैदे के पराठे जो होते हैं ना वो आपको सेहत के हिसाब से बहुत नुकसान देते हैं। आपको समझे, एक तो मोटापा ही लाते हैं, आपके लीवर को फैटी कर देते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि लीवर को फैटी कैसे करेगा मैदा? मैदे के अंदर जो है चिकनाई का जो रेशो है ना वो ऐसा है कि वो जाकर लीवर को ही, जब आपके ऊपर मोटापा चढ़ता है ना, सबसे पहले लीवर जो है ना आपको वो फैटी होता है, और जब आपके ऊपर से मोटापा उतरता है ना उस वक्त सबसे पहले लीवर ही जो होता है ना वो साफ़ होता है। तो दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ ही है, मोटापा और फैटी लीवर। तो वो आप अगर मैदे की चीज़ों को छोड़ देंगे ना, ऑल पर्पस फ्लोर जिसे बोलते हैं आप लोग, तो उसको अगर आप छोड़ देंगे ना तो आप बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी मुश्किलात से, चीज़ों से बच जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पराठे बनाए घर पर, और उसके बाद मैंने इसको हाफ़ डन कर लिया। हाफ़ डन करने का एक पर्पज़ तो ये भी था कि बच्चों के लिए ना इसको बनाना बहुत आसान हो जाए, क्योंकि सहरी के वक्त में आपको हेल्प चाहिए ही होती है। तो ऐसे में बच्चे अगर आपके हैं ना, माना के बच्चे आपको तंग भी बहुत करते हैं, माना कि उनकी वजह से काम भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो आपका एक हेल्पिंग हैंड होते हैं। समझें, दूसरा हाथ जो होता है ना, राइट हैंड से काम करते हैं आप तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड आपका बच्चे ही होते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि ऐसा काम, ऐसी तैयारी करूँ जिसमें बच्चों का मुझे हेल्प मिल जाए आराम से। और क्योंकि वही बात आ जाती है कि टाइम लिमिट्स भी देखनी है, सब बच्चों ने प्रॉपर खाया हुआ हो ये भी आपको देखना है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे होते हैं। अगर आप उससे भी कम टाइम में उठते हैं तो फिर आपके पास और कम टाइम होता है। ठीक है ना, तो फजर को तो हम डिले नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन अपने उठने को हम जल्दी कर सकते हैं। तो अगर अर्ली मॉर्निंग, अगर आप अर्ली मॉर्निंग, तो खैर अर्ली मॉर्निंग का तो टाइम ही अलग होगा, लेकिन अगर आप सहरी में जल्दी उठेंगे ना तो फिर आप समझेंगे कि अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर ये पराठे भी मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको भी फ्रीज़ कर दूँगी, और साथ के साथ वही बात आ जाती है कि फ्रीज़र को अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ चीज़ें बनाई जा रही हूँ और उसमें डम किए चले जा रही हूँ। जब सब चीज़ें बन जाएंगी ना तो उसको फिर एक तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और वही बात आ जाती है कि भाई अभी अगर मैं उस तरफ फ्रीज़र की तरफ मैं ध्यान दूँगी ना तो अभी मुझे खुद नहीं पता कि मैंने आगे क्या क्या बनाना था, क्योंकि वही बात है जो जो आपके दिमाग में आए जा रहा था कि भाई ये भी चाहिए, अच्छा जी ये वाली चटनी भी चाहिए, ये वाले बड़े भी चाहिए, ये वाले छोले भी चाहिए। मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं ना, छोटी 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 सी, जो इफ्तारी में चाहिए, कुछ चीज़ें सहरी में चाहिए, कुछ चीज़ें बच्चों की मंचिंग के हिसाब से होती हैं। क्योंकि इफ्तार के बाद समझे हम लोग जो होते हैं, अम्माएँ या अब्बा लोग का तो ये होता है ना कि भाई अब हमें कुछ नहीं खाना, हम इशा के बाद कुछ नहीं खाएंगे, तरावी के बाद सुकून से बैठेंगे, पानी का इंटेक को पूरा करेंगे। लेकिन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो जो है ना कुछ ना कुछ खाते पीते रहें, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है। ग्रोइंग एज की वजह से क्या होता है कि ना उनकी जो एनर्जी है ना वो भी इतना खेल कूद कर रहे होते हैं। और आजकल यहाँ पे तो स्कूल भी खुले हुए, रियाद में तो फिर ये होता था कि आखिरी अशरा तो फुल बंद होता था, ठीक है, 10 दिन। और दूसरा ये कि यहाँ पर यह है कि पूरा टाइम आपने बच्चों ने स्कूल जाना है। एक बच्चे का तो मेरा आखिरी अशरे का ऑफ है, मगर कुछ बच्चों का ये है कि इन लोगों ने समर नहीं, स्प्रिंग ब्रेक दिया है। तो स्प्रिंग ब्रेक का एक हफ़्ता वो कुल मिला के आगे पीछे अगर आप वीकेंड को देखें तो 9 दिन हो जाता है, तो वो हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि बच्चों को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो बच्चों के हिसाब से भी कुछ ना कुछ चीज़ें जहन में आती रहती हैं, तो वो भी आपने साथ साथ बनानी होती हैं।
अच्छा जी, पराठों 2 चीज़ें हो गई हमारी। एक पहले नंबर पे हमने बिरयानी को मैरिनेट किया, दूसरे नंबर पे हमने पराठे बना लिए और तीसरे नंबर पे यहाँ पर मैं ये हरी चटनी बना रही हूँ। अच्छा, ये हरी चटनी जो है ना, पिछली वाली जो मैंने हरी चटनी बनाई थी ना, उससे मुख्तलिफ है। वो जो दूसरी वाली हरी मिर्च वाली चटनी मैंने आपके लिए बनाई थी ना, वो तो समझ लें बहुत लिक्विड सी होती है ना। ये वाली थोड़ी मैंने गाढ़ी वाली बनाई है ताकि आप समोसे से भी खा सकें, पकौड़े से भी खा सकें, और जब आप दही वाले चाट वगैरह बनाएं ना, तो उसमें ऊपर जो है ना स्प्रेड करके भी आप उसको खा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हरा धनिया को, पुदीने को, अदरक को, इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को डाला, धोया और इसे यहाँ पे स्पिनर कर लिया। ये बड़ी अच्छी सी चीज़ होती है। इससे होता है ये कि अच्छी तरीके से आपकी सब्ज़ी वगैरह जो होती है, फल वगैरह जो होते हैं ना, वो स्पिन हो जाते हैं और उसके बाद उसमें कोई पानी नहीं होता। काला नमक मैं यहाँ पे डालूँ। वैसे तो खैर यहाँ पे कोई भी चीज़ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप सब लोग माशाल्लाह माशाल्लाह से काम वगैरह करते हैं, आई हुई हैं, बच्चियाँ नहीं हैं। अब अगर जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको ज़रूर है कि मैं बताऊँ, लेकिन बड़ों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, इसमें ख़ास चीज़ जो जा रही है ना, वो पीनट्स हैं। पीनट्स इसको गाढ़ा करेगा। अगर आपके पास पीनट्स नहीं है तो काजू डाल दीजिएगा। जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने थोड़ा सा इसमें काला नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है, रेगुलर सॉल्ट, और फिर इसके बाद थोड़ा सा लेमन जूस डाल के बस मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है। अच्छा जी, इसमें पानी जो है ना, वो मैंने बीच में थोड़ा सा डाल दिया था। उसकी वजह यही थी, थोड़ा सा अभी डाला था, थोड़ा सा और डाल दिया था, क्योंकि ये पिस नहीं रहा था। कोशिश कीजिएगा जितना गाढ़ा पिस जाए उतना अच्छा है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा अगर डाल भी देंगे तो कोई वो नहीं। लेकिन ये रायते वाली चटनी नहीं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं चौथी चीज़ की तरफ। चौथी चीज़ हमारी है टमाटर को सेव करना। यानी कि जब हम सालन वालन बना रहे होते हैं ना, तो उसमें सबसे मैंने आपसे कहा ना, मुश्किल काम क्या होता है, प्याज काट के रखना। ठीक है ना, प्याज काट की कटिंग, साथ ही साथ टमाटरों की कटिंग। तो उसके लिए, और फिर टमाटर की कटिंग ही नहीं, टमाटर को पानी समझ लें सुखाने में भी ना, सालन में आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने अपनी पिछले रमज़ान की व्लॉग में भी यही बात बोली थी कि इसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि टमाटरों को पीसती हूँ। काटना चाहें काट ले, चॉप करना चाहें चॉप कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसको ग्राइंड कर लेती हूँ फुल। ठीक है। अच्छा, इसको करने के बाद आपने क्या करना है, भगोने में डालना है और इसको खुशक कर लेना। बिल्कुल पानी खुशक कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी आपने पानी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर पानी होगा ना इसके अंदर तो फिर क्या होगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए जो है ना, आपने क्या करना है, ना इसमें कोई प्याज डाल रहे हैं हम, ना कोई मसाला डाल रहे हैं इसमें, ना कोई नमक डाल रहे हैं हम, कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हम इसे कौन से सालन में डालेंगे। हो सकता है किसी पैकेट वाले मसाले में डाल रहे हो। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसमें नहीं डालेंगे। तो उधर हमारा जो है वो टमाटर का पेस्ट जो है वो तैयार हो रहा है, टमाटर प्यूरी कह लीजिए इसको। साथ ही हरे हरे मसाला जो है वो हमारा तैयार हो गया है। हरी चटनी कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक मसाला वो होता है जो हम रायतों में डालते हैं ना, ये वो वाला नहीं है। ठीक है, अक्सर आपने समोसे वगैरह खाए होंगे ढाबे पे, तो उसके साथ जो चटनी होती है ना, ये उस स्टाइल की है। तो चलिए जी, यहाँ पर ये हरी चटनी होगी, इसको मैंने आइस ट्रे जो है ना क्यूब्स की, इसमें डाल के इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। साथ ही ये हमारे टमाटर जो हैं, ये भी इसका पेस्ट बिल्कुल समझ लीजिए, देखें आप कितना सुखा दिया है ना मैंने, ये मैं आपको और दिखा दूँ, ये लें। अच्छा जी, इस तरीके से हमने बिल्कुल इसको कर लिया है। इससे क्या होगा कि तकरीबन 1 किलो में 1 क्यूब्स डली, क्योंकि ये जो क्यूब्स की समझ लें क्वांटिटी है ना, ये बहुत बड़ी है, तो 1 किलो में 1 आ जाएगा। क्योंकि हम इसे क्यूब्स ना कंसीडर करें, बल्कि हम ये देखें कि टमाटर सूख चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं, और उसके बाद इसके अंदर है। ठीक है। अच्छा जी, 4 चीज़ हो गई थी ना, शायद नंबर मैं भूल भी जाऊँ तो आप खुद काउंट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये 5वीं है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, ये मैंने सुबह में ही काम किए थे। उसूलन तो ये मुझे रात में करने चाहिए थे, लेकिन बस मसरूफ़ियत मसरूफ़ियत मसरूफ़ियत, वो जो कायदे आज़म कहकर कहते हैं ना, काम काम काम, ये लगता है ख़वातीन के ऊपर पूरा आता है ये वाला फार्मूला। तो बस यहाँ पर यही है। और ख़ासकर समझ लें जो मॉम्स होती हैं ना, समझें अम्माएँ जो हैं एक तरीक़े से, उनके ऊपर आता है ये सही तरीक़े से फार्मूला। तो बस जी, यहाँ पे मैंने छोले थे वो भिगो के रख दिए थे अभी मुझे, क्योंकि बहुत सारी प्रेप करनी थी। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, रात में नहीं भिगोए नहीं भिगोए, अब भिगो लेते हैं। ये नहीं है कि काम नहीं करना है ना। तो फिर मैंने इसको अपने कुछ काम करने के बाद फिर मैंने सबसे पहले इनको भिगो दिया। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद चने वो भिगो दिए, साथ ही मैंने यहाँ पे काले चने हैं वो भी भिगो दिए, क्योंकि काले चने की जो चाट तैयार होती है ना, बहुत ही मज़ेदार सी होती है। और छोला का तो आपको पता ही है कि छोले की काबुली चने की जो चाट होती है वो भी बहुत मज़ेदार होती है। तो मैंने कहा दोनों ही हो जाएं, क्योंकि 30 डेज़ है। मेरी कोशिश ये होगी कि छोले जो है ना वो बीच में ना उबालने पड़े, क्योंकि छोले उबालने से ना चूल्हा भी गंदा हो जाता है बाज़ दफ़ा। वैसे कोशिश करती हूँ कि ना हो, लेकिन बाज़ दफ़ा हो जाता है। अच्छा जी, साथ ही मुझे बादाम का भी काम था, तो मैंने कहा बादाम भी मैं भिगो लूँ। आज ख़त्म भी हो गए थे, आधा ही डब्बा था। मैंने कहा जितने इतने तो मैं करूँ, बाकी फिर बीच में कर लूँगी, क्योंकि मेरा प्लान में यही है कि कुछ दिन बादाम का जूस हो जाएगा, कुछ दिन मैं बाज़ार से ले लूँगी, और कुछ जो है मैं स्मूदी वगैरह बना लूँगी ना, क्योंकि सेम चीज़ तो बच्चे रेगुलर नहीं पी सकते। जबकि
एनर्जेटिक जो होगा ना वो सबसे ज़्यादा बादाम का होगा, ठीक है। स्मूथी भी होगा 50% होगा, लेकिन उसमें फ्रूट्स वगैरह हम क्योंकि फ्रोज़न यूज़ करेंगे, फ्रेश मिल जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर फ्रेश नहीं होगा तो फ्रोज़न यूज़ करेंगे तो उसमें भी आपको शक रहता है कि मिठास ना आ जाए। खैर, बादाम भी हमने भिगो दिए। अब आ जाते हैं हम बरों की दाल की तरफ। ये भी हमारी तकरीबन कम से कम 2-3 घंटे भिगी हुई होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो बेशक इसको जो है ना मैं अभी भिगो देती हूँ। 2-3 घंटे में ये सारी चीज़ें फूल जाएंगी, तो इन सबको मैं चूल्हे पर एक साथ ही चढ़ा दूँगी। ये व्लॉग जब मैंने बनाया ना, तो उस वक्त ये व्लॉग बहुत बड़ा सा तैयार हो गया। फिर पहले तो मैंने सोचा कि पूरा एक साथ डाल दूँ, फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पूरा डालूंगी ना तो उससे क्या नुकसान होना है, आप लोग का दिल भर जाएगा, दिल भर जाएगा या उकता जाएंगे। क्योंकि ये जो दिन है ना आजकल इतने ज़्यादा बिजी है ना, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो 40-40, 50-50 मिनट का व्लॉग देखेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको मैं 2 पार्ट में कर देती हूँ। मैंने फिर पूरा वॉइस ओवर करने के समझ लें बैठ चुकी थी मैं कि मैंने कर लेना है, लेकिन उसी टाइम पे मैंने कहा नहीं, इसको मैं 2-2 कर देती हूँ, 25-25 का ईच कर दूँगी। तो उससे क्या होगा कि आपके लिए भी देखना आसान हो जाएगा और मेरे लिए भी बोलना आसान हो जाएगा। वरना क्या होगा, कुछ चीज़ें मुझे काटनी पड़ जाएंगी, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने से रह जाऊँगी, समझ लें आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने से रह जाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने भिगो दी थी। इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा जो होता है ना हमारा, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था ताकि इससे जो है फूल जाए। वैसे रात में भी अगर आप भिगोए ना तो बेकिंग सोडा आप लाजमी डालिएगा। कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन फिर इसके बाद छोले जो होते हैं ना वो मज़ेदार से नहीं उबलते, ठीक है। ये माश की दाल हो गई और ये हमारे बादाम हो गए। अब इसके बाद तकरीबन 2-3 घंटे तक इसको भिगोए रहना है। अच्छा जी, यहाँ पर ये इमली का पल्प था जो कि मैंने भिगो के रख दिया था, इसको अब मैं पकाने के लिए रख देती हूँ। अब थोड़ा सा हम तबसरा कर लेते हैं इमली की चटनी की तरफ। चलें इमली की चटनी पे बात पे करते हैं। अब हम दूसरी चटनी जो कि आपने शावरमा हाउस में जो चावलों के साथ अक्सर मिलती है ना, चिली चटनी जो होती है, बहुत मज़ेदार सी होती है कैप्सिकम की। और ये मेरे चैनल पे आपको और भी मिलेगी खप्सा वगैरह के साथ और दूसरे खानों के साथ। मगलूबा मैंने बनाया हुआ है चैनल पर व्लॉग की सूरत में। पिछले साल रमज़ान, पिछले साल नहीं, पिछले से पिछले साल रमज़ान वाले व्लॉग में है, वो आपको मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे तो। अच्छा जी, तो वो उसमें ये चटनी है और ये बहुत ही मज़ेदार सी है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको स्पाइस खाने का बहुत शौक़ है और जिनके यहाँ बच्चे हों ना। होता ये है कि जब बच्चे होते हैं ना तो फिर आप क्या करते हैं कि घर के खानों में स्पाइस का रेशो जो है वो कम कर देते हैं, और उसकी वजह से बड़ों को जो कि मिर्ची खाने के शौकीन होते हैं ना, उनको खाने में मज़ा नहीं आता। तो ऐसे सूरत में अगर आप ये वाली चटनी बना के रख लेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि जब आपको खाने में किसी चीज़ की कमी लग रही है ना मिर्चों की, तो फिर आप ये चटनी थोड़ी सी 1 चमची निकाल लें, क्योंकि ये भी बहुत होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइस मैं इसमें डालती हूँ। अगर आप चाहें तो स्पाइस कम कर सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर पेस्ट था मेरे पास, होममेड, बाज़ार वाला नहीं था ये, ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। साथ ही ये कश्मीरी लाल मिर्चें नहीं है, सादी वाली लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। टमाटर ले लें, मतलब समझें अगर इसको फुल क्वांटिटी आपको चाहिए ना तो आपको मेरे व्लॉग में मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये सऊदी मसाला है, सऊदी स्पाइस के नाम से, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये इसका ख़ास समझ लें एक इंग्रेडिएंट्स है जो कि लाजमी होता है इस वाली चटनी में डालने के लिए, ठीक है। नहीं हो तो इसका मसाला, इसकी भी रेसिपी जो है ना आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने टमाटो पेस्ट जो होता है ना, ये मैंने डाल दिया है। तकरीबन 2-3 चमचे आप डाल दीजिए भर के, क्योंकि होता यही है कि इससे एक तो कलर भी आता है, इससे एक फ्लेवर भी आता है और इससे ग्रेवी भी बड़ी अच्छी सी तैयार हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम पीस लेंगे। कोशिश करूँगी कि इसमें पानी ना डालूँ, क्योंकि टमाटर का अपना पानी निकलेगा, क्योंकि बाद में फिर इसको खुश्क करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारी चटनी जो है ये पिस चुकी है। यहाँ पे मैंने भगोने के अंदर तेल डाल दिया है, ठीक है। अच्छा खासा ही डालिएगा, तकरीबन आधा कप 1 कप तो डाल ही दीजिएगा। और फिर इसके बाद ये जो चटनी है ना, पिसे हुए टमाटर चीज़ें सारी वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, क्योंकि अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको भी खुश्क कर लेना है, ठीक है। और कोशिश करनी यही है कि तेज़ आंच पे करें, क्योंकि होता ये है बाज़ दफ़ा कि हम इतने सारे काम किचन में कर रहे होते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हल्की आंच होगी ना तो इसका नुकसान नहीं होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इमली की चटनी की तरफ। इमली की चटनी मैं बना रही हूँ, खट्टी मीठी चटनी है ये गुड़ से, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पूरा बड़ा सा गुड़ का पीस डाल दिया इसके अंदर। इमली को अगर हम पका लेते हैं ना तो उससे क्या होता है कि हमारे गले के मसले मसाइल नहीं आते, क्योंकि होता यही है। यहाँ पे इसमें मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, ठीक है, और पिसा हुआ भुना हुआ है ये, ठीक है। साथ ही इसके अंदर मैंने नमक डाला है, मीठे के लिए मैंने गुड़ डाल चुकी हूँ इसके अंदर, ठीक है। और साथ ही ये चिली फ्लेक्स हैं, कुटी लाल मिर्च, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। बस जी, ये 4 चीज़ें इसके अंदर जानी है। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि अगर आप इमली को पका लेते हैं ना तो इसकी जो खटास की जो एक नुकसान होता है ना, अक्सर लोगों को होता है कि भाई जैसे इमली खाते हैं गला पकड़ जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। पकी हुई इमली से गला ख़राब नहीं होता। तो कोशिश कीजिएगा इमली की चटनी जब भी आप बनाएं ना तो ये समझें कि ये पकी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम, ये देखते हैं हमारी जो
दोनों चटनियाँ हैं ना ये फ्रीज़ हो चुकी हैं। तो इसको अब मैं क्या करूँगी, इसको ज़िप्लॉक बैग में कर दूँगी शिफ्ट, ताकि जो है ना हमारी ये जो ट्रे हैं ये खाली हो जाएं। ट्रे खाली होंगी तो फिर इसके बाद बादाम भी मुझे पीसने, इसको मैं अच्छी तरीके से धोकर और फिर उसके बाद इसके अंदर बादाम को भी पीस कर मैं इसी में रख दूँगी। तो ये अच्छी खासी बड़ी है, आप एक दिन में 1 क्यूब निकालेंगे ना तो आपका काम अच्छा सा हो जाएगा। चाहे तो थोड़ा सा उस वक्त पानी मिक्स कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस लगे तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा जी, ये टमाटर का जो चटनी है, ये जो नहीं, ये चटनी नहीं है, चटनी तो अभी बन रही है। ये तो वो है टमाटर पेस्ट, ये 1 किलो में 1 क्यूब्स जाएगी। ठीक है। ये अब हम इसमें ये भी डाल देते हैं। वैसे तो खैर वही बात है, कुछ टमाटर मैं कटिंग करके भी रखती हूँ, कुछ टमाटर मैं इस तरह तरीके से रखती हूँ, मतलब मुख्तलिफ तरीके से रखती हूँ। कुछ वीडियोज़ की तो मैंने समझ लें कुछ चीज़ों की वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, कुछ चीज़ें मैंने कहते हैं ना कि पहले से करके फ्रीज़र में रख दी थी। और उसकी वजह यही थी कि रमज़ानों में टाइम नहीं होगा मेरे पास, और वीडियो मैं यहाँ पे कितनी दिलाऊंगी, वीडियो में आपको यहाँ पे कितनी दिखाऊंगी, और उसकी वजह यही आती है ना कि एक आपके पास टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में आप कितना दिखा देंगे। ठीक है ना। लेकिन हाँ, फ्रीज़र में जो चीज़ें रखी हुई हैं उसका मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगी, ताकि उससे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, या हमारे लिए क्या किस चीज़ से क्या आसानी होगी। ठीक है। अच्छा जी, छोले मैंने चूल्हे पर रख दिए हैं, साथ ही यहाँ पर मैंने बरह का जो है ना मैंने ये डाल दिए दाल पिसने के लिए, साथ ही इसके अंदर मैंने नमक डाला है, अदरक डाला है मैंने। ठीक है। पिसा हुआ हो तो आप वो डाल दीजिएगा, और साथ ही यहाँ पर मैंने लाल जो मिर्चें होती हैं लंबी वाली वो डाल दी हैं। ये ना हो तो जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं ना वो डाल दीजिएगा इसमें। ठीक है। बस अब हम इसको पीस लेंगे। यहाँ पर ये हमारे पिस गया, ये देखें इतना पिसा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल बारीक सा ना, ये हमारा बिल्कुल पिस गया है। अब हम जो है इसको बड़े बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है, साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका ऐड किया है। ये जो सऊदी चटनी हम तैयार कर रहे हैं ये वो वाली चटनी है। इसके अंदर विनेगर से एक तो खटास भी आ जानी है, और दूसरा ये कि ये प्रिजर्व का भी काम करेगा। इस चटनी को अच्छी तरीके से आप पका लीजिए, और बहुत ही समझ लें पानी आपने खुशक कर लेना है, बहुत ही स्पाइसी सी होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बच्चों के पहुँच से दूर रखिएगा। चलिए जी, यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो गया था, और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर ये बड़े जो थे ये मैं डालती चली गई थी। ठीक है। बड़े चेक करने का आपको पता ही है कि जब आप बड़े को अच्छी तरीके से फेंट लें, पका कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो मांस वगैरह की दाल होती है ना इसके अंदर सोडा होता है, इसका छिलका उतारने के लिए सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। तो बस फिर आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा पानी में डाल के देखना है, अगर वो नीचे बैठ गया तो आपके बड़ों में अभी टाइम है, और अगर वो ऊपर आ गया पानी के ऊपर ही ऊपर तैर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो तैयार है फ्राई होने के लिए। तो अच्छा जी, वहाँ पर पैन में बड़े जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने चटनी निकाल ली है और इसको मैंने जग में डाल लिया। ठीक है। जग में डालने के बाद अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये हमारे बड़े जो हैं ये भी तैयार हो गए। एक दफ़ा इसको घुमाऊंगी, 1 मिनट तक इसको और पका लूँगी, और फिर इसके बाद मैं इसको उतार लूँगी। ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँ, अभी मेरे सामने अगर आती है तो मैं बताती हूँ। देखें, जब हम इसको डालते हैं ना इस तरीके से, देखें चमचे पर ये स्टक हो जाता है, तो आपने क्या करना है, चमचे को तेल में भिगोना है, फिर उसके बाद दाल में डालना है, फिर आपने वापस उसमें बड़ा डालना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको झाड़ना नहीं पड़ेगा चमचा। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने पहले छोटी छन्नी ली और उसके अंदर छानना शुरू किया, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। फिर मैंने यहाँ पे छन्नी को चेंज कर लिया था। ये बड़े समझें छेदों वाली छन्नी भी है, और दूसरा ये कि बड़ी जगह भी है, तो एक साथ डालकर मैं इसको आराम से इस पल को रगड़ दूँगी। तो उससे होगा क्या कि सारी की सारी जो चटनी है ना आपकी गूदा अलग हो जाएगा, और इसका जूस जो है वो निकल आएगा। ठीक है। क्योंकि फिर इसके बाद क्योंकि हमें जो है ना स्मूथ सी चटनी तैयार करनी है, खट्टी मीठी चटनी है, ये स्मूथ भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर शक्ल ही अच्छी नहीं होगी, उसमें इसके टुकड़े आ रहे होंगे या इसकी जड़ें आ रही होंगी, तो फिर खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी जो बड़े हैं ना ये भी तैयार हो गए, और बस इसके बाद ये चटनी भी हमारी जो है ये मैंने इसको अच्छी तरीके से निचोड़ भी लिया है। इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको निचोड़ना है। ठीक है। बस जी, अब हम इसको चटनी को मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको दोबारा से ना पकने रख दूँगी। ये देखें, इस वक्त पतला पतला पानी है ना, उससे होगा क्या कि इसको भी हमने खुशक कर लेना है, क्योंकि इतनी लिक्विड सी चटनी तो हमें नहीं खानी ना। हाँ, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, कल को अगर हम इसे छोलों पे डाल रहे हैं, चाट पे डाल रहे हैं, तो हम इसको पतला कर लें, लेकिन पहली शुरुआत जो है ना वो जो है हमने क्या करना है कि हमने इसको गाढ़ा करके रखना है। एक तो जगह भी कम लेगी, दूसरा ये कि आपके पास ऑप्शन होगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये बड़े में फ्रीज़ कर लूँगी। फ्रीज़ ऑर्गेनाइज़र जो है वो मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ ही हम लोग को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल दूसरे पार्ट में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।